Welcome, guys. If you can hear me, please nod or please just on your camera. Okay, thank you, Alok. प्लीज ऑन योर कैमरा। थैंक यू पंकज। तुम 3 क्लास से कैमरा ऑन रखे हुए हो। ओके। बाकी लोगों का मूड नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब क्वेश्चन पूछना होगा एटलीस्ट ट्राई करना कि तब तो कैमरा ऑन कर ही लो। मेरे को यार आदत नहीं है ये नाम पढ़ पढ़ के उनसे आई कांटेक्ट करने की। बट ठीक है, सो वेलकम। एंड या सो 14 दिन बचे हैं। शक्ल पे दिख तो नहीं रहा, बट हाँ अभी कुछ दिन में दिखेगा। वो ठीक है। ठीक है, सब लोग सेटल डाउन हो गए ना? ओके फाइन देन। ओके। जतिन रुक जाओ, इतना इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, रुक जाओ अभी। पहले मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक यार ये 2 चीज़ें ना मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को लाइब्रेरी में कई लोगों ने पूछा है, इनफैक्ट मैसेजेस पे कुछ कुछ जगह है कि भैया मैं कभी कभी ना पढ़ ही नहीं पाता हूँ, या कुछ ऐसे स्ट्रेच आ रहे हैं घंटों के जब पढ़ाई हो ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। ऐसे में क्या करूँ? और मेरा पूरा अंदर से मन कर रहा होता है कि यार मैराथन क्लास या कुछ करंट अफेयर क्लास कुछ देख लेते हैं, कि मन में एक संतुष्टि रहती है कि हमने कुछ किया। ऐसे में क्या करें? ऐसे में किया जा सकता है ये, या ऐसे में करे क्या? मतलब हमें पता है कि हम उसको दोबारा रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, वो किसी काम भी नहीं आएगा, बट हमें वो मन की संतुष्टि चाहिए। ऐसे में मेरा सिंपल सजेशन है कि देखो, हमारे जो कोर्स की वीडियोस है उसकी कंबाइंड लेंथ है 12-13 घंटे। इन्हीं को देख जाओ, तीसरी बार चौथी बार इन्हीं को देख जाओ। इसका देखो, अगर लॉजिक तुम सीधा समझोगे, कोई भी मैराथन सेशन या कुछ ऐसा देखोगे तो कितने देगा वो? 4-6 सवाल देगा, बेस्ट केस सिनेरियो। हमारे कोर्स में क्या है, वो हर साल के पीवाईक्यू से 30-35 सवाल दे रहा है। सॉरी। सो हमारा कोर्स क्या दे रहा है अब? या हर साल हम लोग 30-35 सवाल कर रहे हैं। सो जब तुम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बेसिक देखोगे, टाइम बेनिफिट एनालिसिस, तो इसका बहुत ज़्यादा है। सो आई वुड रिकमेंड कि इसी को तीसरी चौथी बार देख जाओ। और ये ना ट्रिकल डाउन होने वाली चीज़ है। तुम ज़्यादा देखोगे, तुम्हें ज़्यादा तुम उस माइंडसेट में आओगे, तुम ज़्यादा उस तरीके से सोचोगे कि पेपर को अप्रोच कैसे करते हैं पेपर, और ये चीज़ें ना एग्जाम में ज़्यादा क्लिक करेंगे। तो एकदम रिलैक्स रहना इस कोर्स को लेके। अब तुमने इसको कर लिया, जो करना है कर लिया, अब इसको आराम से बिल्कुल इसकी वीडियोस को खेलो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। या सो मैं क्या कह रहा था? यस, सो मैं यही कहूँगा कि हमारी कोर्सेज ही देख लो, एंड उसी को तीसरी चौथी बार देख लेना। इनफैक्ट मैं अब ये सजेस्ट करूँगा कि कुछ ना ऐसे टाइम फेजेस आएंगे तुम्हारे दिन में, नॉन प्रोडक्टिव आवर्स वाले, जैसे मेट्रो में जा रहे हो, कोर्स चला लो 1.5x पे, और उसको देख लो, और एकदम लाइट रखो। अब तुम्हें पेन पेपर इन सब की ज़रूरत नहीं है। तुम अब 1-2 बार देख चुके हो तो तुम्हें पता है क्या करना। वो आएगा, कोर्स की वीडियो चलेगी, जहाँ पे पॉजेज हैं अपने वहीं पे ऐसी मतलब ऐसी फिंगर से कर लो कि ठीक है यार, ये कीवर्ड है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये यहीं से टी बी सही जाएगा या सी सही जाएगा, जो भी है। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। सो उस तरीके से तुम वो उस माइंडसेट में, उस चीज़ों में आ जाओगे। सो यही है बस। और एक, हाँ, एक ये दूसरी चीज़, ये दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मुझे मैसेजेस या कुछ जब मैंने लोगों से बात किया तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ लोग अभी भी रिवीजन वाले जोन में हैं। ठीक है, ये वो टाइम नहीं है। ये रिवीजन वाला टाइम गया। ये प्रॉपर टाइम है रट्टा का, प्रॉपर लर्न का टाइम है, कि तुम्हें याद करना है। रिवाइज वाला गया वो टाइम। सो तुम्हें कुछ समझ आए ना आए, रट जाओ, रट जाओ। इनफैक्ट जो आ भी रहा है उसको भी रटना है अब। एक्रोनिम बनाओ, जो बनाना बनाओ, बट रटो। इनफैक्ट एक नीट पीजी में एक कॉन्सेप्ट है, नीट पीजी की जो लोग तैयारी करते हैं उन्हें पता होगा। एक कॉन्सेप्ट है बीटीआर करके। उसमें ये बहुत पॉपुलर स्टडी मटेरियल, एक कोर्स टाइप का, आई थिंक। बीटीआर की फुल फॉर्म क्या है? ये एग्जाम से पहले नीट पीजी में पॉपुलर है। बीटीआर की फुल फॉर्म है बुरी तरह रटो। ये लिटरली ये बहुत फेमस है। बीटीआर की फुल फॉर्म ही है। सो यही अब हमें करना है, बीटीआर, बुरी तरह रट्टा मारो, तभी एग्जाम निकलेगा। तो अब उस जोन में हो। और इनफैक्ट अगर तुम ऐसे सोचोगे भी तो ये जो लास्ट का टाइम है, इसमें तुम अब लास्ट ही रीडिंग मार रहे हो चीज़ों की। सो इसलिए रटने पे फोकस करो।
Yeah, that's it from my side. Now you can raise hands and ask your doubt. Okay, Jatin, please unmute and ask. हेलो सर। Hello, hello. एम आई विजिबल? Yes, 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 you are. Go on. कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तुम बताओ। गुड सर। ठीक। परेशान थोड़े से। ओ ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन था 23 के पेपर से, आपके पास है पेपर? हम्म। सर क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट थर्ड। 23। ओके, 15 का 3, ठीक है। सर वो गलत कैसे था? आपने शायद उसमें कहा था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रॉन्ग क्यों है? Okay, the panels on the four gateways contain sculptures only in the front and have no sculptures on the rear side. हाँ, ये एक्स्ट्रा देखो, एक होती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्म, वो एग्जांपल याद है तुम्हें जो इनिशियली मैंने एग्जांपल क्या दिया था कि जो हमने एक हिंदी में, याद नहीं होगा तुम लोगों ने, एनसीईआरटी बचपन में सबने पढ़ी है कि बाजार से, सॉरी बाजार से नहीं, ताज़ी हरी बगीचे से, मिर्च। हाँ बगीचे से ताज़ा हरी मिर्च तोड़ लाओ। जब वो बगीचे से तोड़ ही रहा है तो वो ताज़ा ही होंगी ना। ये ज़बरदस्ती का एम्फेसिस लोग या तो डालते हैं, यूपीएससी तब डालता है जब वो अपना कुछ सच ढक रहा होता है या ज़्यादा बोल देता है। जब झूठ बोलने वाला आदमी हमेशा ज़्यादा नहीं बोलता, ओवर एक्सप्लेन करेगा चीज़ों को। ये बेसिक लॉजिक है उसके पीछे का। इसमें वो फालतू की लाइन क्या है, द पैनल्स ऑन द फोर गेटवेज। ओके, बाकी लोगों को मैं बता देता हूँ, ये स्टेटमेंट गलत है। और अब वो जतिन का क्वेश्चन है कि गलत कैसे है। सो ये है, द पैनल्स ऑन द फोर गेटवेज, ये सांची स्तूपा की बात हो रही है, कंटेन स्कल्पचर ओनली इन द फ्रंट। यहाँ पे फुल स्टॉप लग सकता था बट उसके आगे उन्होंने लिखा एंड हैव नो यस। स्कल्पचर्स ऑन द रियर साइड। ये एंड हैव नो स्कल्पचर्स ऑन द रियर साइड ये फालतू है, जबरदस्ती लिखा गया है और ज्यादा बनाया गया है। इसका मतलब ओनली इन द फ्रंट नहीं है, इसका मतलब ओनली उसने डाला जो पेपर सेट कर रहा था। ओनली हटाओ, अब पढ़ो, द गेटवेज कंटेन स्कल्पचर इन द फ्रंट एंड इन ऑन द रियर साइड, कुछ ऐसा होगा। सो इसको छेड़ा गया है, उसने छेड़ा बट उतने अच्छे से नहीं छेड़ा कि हम कि वो पूरा ग्रामर ठीक कर दे या पूरा सेंटेंस नॉर्मल कर दे। जो ओरिजिनली जब तुम कोई सेंटेंस लिखोगे तो तुम ये नहीं लिखोगे, ये रिपीटिशन है तुम्हारी बोली गई बात का। किसी बुक में ये सेंटेंस तुम्हें एज इट इज नहीं मिल सकता। तो ये एक गलती है जो कई बार क्या देखा ही है, हर साल 30 बार कर रहे हैं। तो वो बहुत फ्रिक्वेंटली ये गलती करते हैं। लॉजिक ये है कि ये ना रिपीटिशन उसने कर दिया और इसीलिए वो फंस गया। आई होप ये समझ आया हो। सर हम पेपर सॉल्व करते वक्त इतना डीप नहीं सोच पाते। नहीं नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल। ये तुम अभी नहीं, तुम्हें लग रहा है यार यही चीज़ तो मैं समझा रहा हूँ। मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाया ये सेम चीज़, ये तुम लोगों के लिए समझना ज़रूरी है। मैंने प्रैक्टिस करवाया है एक साल में 30-35 सवाल, करेक्ट, एटलीस्ट लास्ट 2 साल यस। में। ये एक्चुअली में अप्लाई कहाँ हो रहा है, 50-55 सवाल में। मैंने पिक किए 30-35 कि यार इतना ठीक है, 50-55 मैं कितनों में पकड़ा, मैंने कितने में एग्जाम कंडीशन सिचुएशन में, 40-45 इतना ही पकड़ा होगा। 10-15 तो मुझसे भी छूट गए होंगे एक्चुअल एग्जाम में, और छूटे ही हैं, मैंने देखा है घर आके कि यार ये इतना ऑब्वियस कैसे छूट गया, मुझसे छूट गए। मैं कह रहा तुम 40 नहीं पकड़ पाओगे, 20 तो पकड़ लोगे। अरे 20 भी नहीं जी। यार, तुम 15-10 तो पकड़ोगे, 55 है यार। 125 में जी। से 50-55 सवाल में टेक्निक्स लग रही हैं, तुम 15-20 भी पकड़ लोगे तो रखे हुए हैं वो, मतलब नंबर क्या बोलोगे, 35-40 नंबर तो ऐसे ही रखे हुए हैं तुम्हारे कि बस आओ और ले जाओ इन्हें। और ये वो सवाल है जो कभी कभी नहीं सॉल्व होने वाले तुमसे, सांची स्तूपक किसी जन्म में नहीं सॉल्व होगा। आधे पेज का सवाल है। इसको देख के इससे पहले, इस कोर्स के पहले तुम्हारा क्या रिएक्शन है कि यार ये तो ना हो रहा, मतलब इतनी आर्ट एंड कल्चर जी। तो नहीं पढ़ के आए हैं यार घर से कि भाई ये नहीं सवाल सॉल्व हो जाए, मतलब यही है ना। बट अब हमारी कोर्स यस के सर। बाद बेनिफिट क्या है कि जो सबसे डरावना सवाल था, अब हम वही सीक आउट कर रहे हैं कि यार ये वाला मिल जाए, एक कोई लेंदी सा सवाल है जिसमें वो गलती करे और हम उसकी गलती पकड़ के अपने 2 नंबर इंश्योर कर ले। तो यही है ये पूरा। नहीं होता, डर नहीं है कि कुछ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा लगता है कि हाँ कि अटेम्प्ट तो कर लेंगे एटलीस्ट। बस यही यही चीज है। सही होगा नहीं होगा वो बात की बात हाँ, है। अथा फैक्चुअल सवाल है, एकदम ही फैक्चुअल आया तो इशू है।
बट नहीं है, नॉर्मल सा अच्छा। है, फिर क्या दिक्कत है। आगे अच्छा बढ़ते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स जतिन। सर। सर 24 का क्वेश्चन नंबर 102। 24 का 102। हाँ, एनएलपी, बताओ बताओ। सर इसमें आपने कहा था ना शायद कि कॉपी किया गया है किसी बुक से, ऐसा लग रहा है। फोर्थ पार्ट, ये मैंने आपसे पूछा भी था मैसेज करके कि अरे अगर हाँ यार, ये कॉपी ना है तो। मैंने, हाँ हाँ, ग्रुप पे एक्सप्लेन किया है। अब ये वीडियो में भी आ जाएगा फाइनली। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसमें वो ठीक से मैं कर नहीं पाया। मैंने एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट अपनी वीडियोस में दे दिए हैं, तो मैंने ग्रुप पे बाद में एक्सप्लेन किया। मैं उसको मैसेज मेरे को पिन कर देना चाहिए था। इसमें है क्या, ये बात सच है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे वो सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए था। ये सेंटेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट इसमें एज कंपेयर टू ए बी एंड सी, गलत करने के जो जो हम लोग सर्कल करते हैं ना कीवर्ड्स, कि किस कीवर्ड को छेड़ा जा सकता है, इंक्रीज का डिक्रीज कर देगा, नॉट एक जबरदस्ती डाल देगा, करेक्ट को नॉट करेक्ट कर दे, तो ये जो हम सेकेंड टाइप के जो कीवर्ड सर्कल करते हैं वो इसमें है, एज कंपेयर टू ए बी एंड सी। जैसे वो क्या करेगा, डी लेवरेज। मेरे को अभी भी आंसर नहीं पता, मैं टीचर नहीं हूँ, वो डिस्क्लेमर अभी भी वैलिड है क्यू एंड ए सेशंस में भी। ठीक है, सो डी लेवरेज, वो उसको लेवरेज होगा, उसने जबरदस्ती डी लगाया और पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, सो एक डी लेवरेज है। अपॉर्चुनिटी फॉर डी लेवरेज बैलेंस शीट प्रोवाइड फिस्कल, इस पे प्रोवाइड नहीं करता होगा, हो सकता है या फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में नहीं करता हो। वो हो सकता है कि, वो हो सकता है ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में करता हो, न्यू में ना करता हो। सो ये वो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सर्कल में जाएंगे डायरेक्टली, और अब ये तुम्हें दिख रहे होंगे, देखते ही फील होगा अच्छा। यार, ये लेवरेज का डी लेवरेज हो गया होगा, या डी लेवरेज का लेवरेज हुआ होगा। हमें मतलब हमेशा बाकी ऑप्शन से भी कंपेयर करने की, जिसमें ज्यादा चांसेस है एग्जैक्टली गलत एग्जैक्टली। होने के। हाँ हाँ तो हाँ, ये ना हमेशा ये, यार देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने फैक्चुअल तो नहीं किया सॉल्व, हमें नहीं आता ये पॉलिसी फैक्चुअली सॉल्व करना। सेकेंड स्टेज में हम लैंग्वेज पकड़ रहे हैं, और थर्ड में हम एम्पेरिकली पकड़ रहे हैं। सेकेंड और थर्ड में हम श्योर नहीं है, सो हमें एक वो ओवरऑल भी ध्यान रखना होगा सवाल का, कि सवाल जा कहाँ रहा है, वरना वो फिर गलतियां थोड़ी ज़्यादा होंगी। तुम ऐसे करके अवॉइड कर सकते हो इनको। वो बात सच है कि ये देखने में इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि उसको एज इट इज़ कहीं से उठाया गया होगा। इनफैक्ट अभी भी मुझे लग रहा है उसने एज इट इज़ ही उठाया और बस लेवरेज को डी लेवरेज कर दिया है, या न्यू को ओल्ड कर, वो ओल्ड को न्यू कर दिया। छेरा हल्का सा ही है उसने, वरना वो दिख जाते, इंग्लिश हिल जाती है पूरे सेंटेंस की। हमने देखी है, हिली हुई इंग्लिश बहुत कॉमन है यूपीएससी के पेपर्स में, कि वो देख के ही पता चल जाता है कुछ मैनिपुलेट किया गया और ठीक से नहीं किया, इसने ज़्यादा मेहनत नहीं की है। तो यही है, बट हाँ वो मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे दूसरा वाला है, सेकेंड टाइप के कीवर्ड की वजह से स्टेटमेंट गलत है। ओके, और कोई डाउट। तो 121, इसी पेपर को 121। 121। हाँ पूछो पूछो। से इसमें जो सेकंड पार्ट है, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये आपने गलत कर दिया था। हाँ तो जिस यहाँ, हिसाब से आपने सोच के गलत किया उस हिसाब से नहीं सोच पा रहे हैं। अरे नहीं यार, ये देखो मैं अभी समझाऊंगा, अगर तुम्हें क्लिक किया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई इतना इशू नहीं है। इसमें मैंने ये थोड़ा बेसिक प्रेमाइस लिया है कि तुम लोग बेसिक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे होगे, तो उसमें मैं ये बोल रहा जी। हूँ, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ। अफगानिस्तान और ईरान सिर्फ अगल बगल में है, कोई रिश्ता नहीं है दोनों का। ठीक है। Yes। किसी ने कोई झंडा गाड़ दिया अफगानिस्तान में, और वही सेम आदमी जाके ईरान में भी एक झंडा गा रहा है, कि मतलब नोबेल प्राइज वाला काम कर दिया दो ऐसे कंट्रीज में किसी औरत ने। इसके चांसेस नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। तुम कहीं एक ही जगह कुछ बहुत तोप काम कर सकते हो, ये दो ऐसे देश हैं। इट्स नॉट लाइक कि तुमने नेपाल में भी कुछ अच्छा किया है और फिर उससे भूटान इंस्पायर होके भी कुछ अच्छा हो गया। ये वो लोग नहीं है। तुम्हें अफगानिस्तान में इंस्पायर करना तो अफगानिस्तान में ही कर पाओगे, आधी जिंदगी अफगानिस्तान जैसे फिर आधा जिंदगी ईरान, ये नहीं कर पाओगे, ये दो बहुत अलग हैं। सो अगर तुम्हें ये क्लिक जैसे नहीं कर रहा है तो देन इट्स फाइन, वो ठीक है। अगर तुम बेसिक तो न्यूज़, जैसे इसमें ना शायद। पूछो हाँ पूछो। जी, हाँ जी, बोलो बोलो। जैसे इसमें अफगानिस्तान था शायद, जो मैंने पढ़ा था करंट अफेयर में। तो अगर जैसे एक का पता दूसरे का नहीं पता, श्योर नहीं हूँ मैं, ईरान का श्योर नहीं हूँ, तो तब मैं मुझे रिस्क लेना चाहिए इस पे। हाँ लेना चाहिए, वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही सही आंसर है,
हमारी लॉजिक के हिसाब से। तुम समझ रहे हो, दूसरा जबरदस्ती दिया गया है। तो फिर मतलब ऐसे चीज को मैं करेक्ट करूं कि गलत करूं? ये या गलत मुझे है एक ही ना। का पता है? ये गलत है, ये ये गलत। तो आंसर पता है शायद, इसलिए दिमाग उस तरफ जाता है। नहीं नहीं नहीं, लॉजिक समझो, उसके बाद तुम आंसर पे पहुंचोगे। लॉजिक क्या है, तुम इसको ऐसे समझो। तुम किसी ऐसे सेलिब्रिटी को जानते हो जिसने इंडिया में बहुत अच्छा काम किया है और फिर पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम किया है, या इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं। की गवर्नमेंट ने उसे मेडल दिया हो। अगर हम इतिहास में पीछे जाएं 50 साल 70 साल पे, तो कोई ना कोई मिल जाएगा कि दोनों को मेडल दिया गया। हमारे यहाँ भी पद्म अवार्ड मिला, उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ मिला है, निशान ए पाकिस्तान ने कुछ दिया गया होगा। बट रिसेंटली नाउ इट मेक है सेंस। क्या? नेक्स्ट यस, क्यों? नाउ इट मेक सेंस। डज नॉट मेक सेंस। तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो नहीं ना, बट तुम्हें पता है कि ये नहीं, नहीं कर होगा यार, सकते। बहुत रेयर ठीक चांस है, है। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट टू समझ आया, इम्पॉसिबल समझ कि आया। भाई यहाँ भी झंडा गाड़ा है, वहां भी जाके कुछ तोप मारा है। हाँ। ये नहीं होगा। ठीक। वो एग्जाम्पल ऐसे हैं, अफगानिस्तान और ईरान कोई ऐसी चीज नहीं है। तुम बोलो बेलारूस ठीक में है। और रशिया में, दोनों में किसने कुछ तोप मारा, मैं कहूँगा हाँ भाई मारा होगा। दोनों के रिश्ते वैसे। अफगानिस्तान ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गए, तुमने एक जगह भी औरतों के राइट्स के लिए किया, दूसरे जगह गए वहां भी भाई फोड़ आए हो एकदम। ये नहीं होगा। सो अगर ये नहीं क्लिक कर रहा देन इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। बट ये लॉजिक बहुत सॉलिड है, इंडिया पाकिस्तान में भी लिख दूंगा ठीक है। तो तुम काट दोगे। बट अफगानिस्तान ईरान से हाँ। तुम ना फेमिलियर नहीं हो, इसीलिए दिक्कत हो रही है। फैमिली में, ठीक है, ठीक हाँ है। अब ठीक है। समझ आया। सर ठीक। जैसे आप कभी कभी बोलते हो टोन डाउन, वाटर डाउन करना, तो वो मतलब यही होता है कि यूपीएससी सेफ खेल रहा है उसमें, हाँ भाई यही पलड़ा यही झाड़ रहा है? जहाँ जहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जहाँ जहाँ पे मैंने बोला है कि यूपीएससी टोन डाउन कर रहा है, उसको वाटर डाउन कर दे रहा है। जहाँ पे मस्त लिख सकता था माइट लिख रहा है, जबरदस्ती कुछ उसको फालतू में उसको टोन डाउन कर रहा है, वहां पे समझ जहाँ जाओ। पे श्योर हो सकता था वहां पे वो डाउट में खेल रहा है। हाँ कि यार जस्ट इन केस कुछ मिल गया, कल को इन्होंने कुछ ढूंढ लिया ठीक और है, ठीक पहुंच है। गया हाई कोर्ट कि नहीं सर ये तो है ही तो नहीं, ये देखिए नदी है, नक्शे पे दिख रही है हमें नदी तो फिर ऐसे कर देंगे यूजुअल। एक एक क्वेश्चन था सर उसमें ना, आधे पार्ट में वो श्योर था, फिर आधे पार्ट में आपने कहा था देखो टोन डाउन कर दिया कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करके। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आता कि इसको सही की तरफ लूं कि इसको गलत की तरफ लूं, कि इसमें खेल रहा है तो मतलब डाउट में है तो गलत है, या डाउट में है तो वो सही है? एक बार मुझे ना, हाँ ये तुमने, आई नो तुम सवाल क्या पूछ रहे हो, बट तुमने इससे एक बहुत अच्छा मेरे को एक टिप, मेरे को बहुत 2 3 साल पहले मैंने खुद डिराइव किया था। ये बहुत ऑब्वियस चीज़ लगेगी सुनने में, बट जब अप्लाई करते हैं पेपर में तब पता चलता है कितनी क्रूशियल चीज़ है। ये सब ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन अगर कॉमा कॉमा डाल के 3 हिस्सों में है, सो बेसिकली क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। सो अगर उस 3 पार्ट में से कोई एक भी पार्ट गलत है तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। ठीक है, या अगर, तो तुम्हें ना पार्ट्स ऐसे कंसीडर करने होते हैं। एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कई बार 3 अलग बातें यूपीएससी लिख देता है, या 2 अलग बातें लिख देता है। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेफिनेटली सही है, सेकंड मुझे लग रहा है गलत है, इनफैक्ट मैं टेक्निक्स के थ्रू ऑलमोस्ट श्योर हूं कि ये गलत है, बट मैं वैसे फैक्चुअली श्योर नहीं हूं, तो मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब वो गलत है। ये बहुत ऑब्वियसली वो गलत है। ये कई बार दिमाग हमारे साथ ये ट्रिक्स खेलता है कि ये ठीक है, ये तो मैं श्योर हूं कि ये ठीक है, और सेकंड वाला मेरे हिसाब से ठीक है, या मेरे हिसाब से एकदम गलत है। सो ऐसे में बेसिक इंटीजर वाली चीजें लगती है, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, Yes. ये एक भी माइनस आया तो वो पूरा कट जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखो, जैसे तुमने जो भी एग्जांपल दिया, अब मेरे को क्वेश्चन तो नहीं याद, बट वो ऐसा है कि तुम कह रहे हो कि पहला एकदम सही है, और कॉमा के बाद वाला टेक्निक के थ्रू यूपीएससी ने वाटर डाउन करके उसको सही दिखाया है। अब तुम्हें Yes. पता है कि टेक्निक्स के थ्रू कि हाँ यार ये सही होगा, तो वो बेसिकली पहला प्लस है और दूसरा भी तुम्हारे हिसाब से प्लस है, तो वो पूरा सही देना चाह रहा है अपनी साइड से, कुछ गलती नहीं कर रहा है। वहीं पे वो टेक्निक अगर सेकंड हाफ में लग रही है क्वेश्चन के, और फर्स्ट हाफ में तुम एब्सोल्युटली श्योर हो कि यार ये तो सही है, और सेकंड हाफ में अगर तुम्हें गलत लग रहा है, तो फिर अब फर्स्ट हाफ नेग्लेक्ट करो, वो हटाओ, यहाँ से आंसर डिटरमाइन होगा। ये सुनने में थोड़ा मतलब सेकंड हाफ में जैसे कोई हाँ कीवर्ड हो जिसमें खेल सकता है, सही है अगर, तो फिर उसको फिर नेगेटिव वो ही लें कि गलत होने के चांसेस हैं। पर फिर कंपेयर करना पड़ेगा शायद बाकी ऑप्शन से। हाँ, फिर बाकियों से कंपेयर करना होगा, बट वो कीवर्ड से अब पूरा स्टेटमेंट डिटरमाइन होगा। कई बार ये करते हैं यार, ये रामायण लिखेंगे पूरी और उसके बाद उसकी वजह गलत दे देंगे,
ऐसे लिख देंगे कि ये बैटरी इससे ज़्यादा पावरफुल होती है, लेट से सोडियम लिथियम से ज़्यादा पावरफुल है, फलाना डिगाना, कुछ भी एक लिखा जो कि फैक्ट है मान लो, कुछ एक लिखा, फिर कॉमा डाले, बिकॉज, और फिर वो कुछ अनशंट लिख देंगे। अब तुम सोचते रहो कि यार ये बिकॉज के आगे टेक्निक लग रही है, बट ये ऊपर वाला फैक्ट मेरे को एज इट इज रटा हुआ है। नहीं, तू वो पकड़ना जो निगेटिव है। ये लॉजिक, ये क्रक समझ आ रहा है कि वो पकड़ो, वो फोकस करो। यूपीएससी भटकाता है, ऑन पर्पस भटकाता है। वो इसके दो सेंटेंस नहीं बना सकता था कि लिथियम बैटरी उससे ज्यादा पावरफुल है, और सेकंड में कि लिथियम बैटरी उससे ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये ऐसा करके, या फिर लिथियम बैटरी में ये होता है। ये दो स्टेटमेंट बन जाते। बट वो कई बार एक ही साथ देता है कि एक पार्ट हमने सही दिया, हमने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया स्टूडेंट का, अब हम उसके छुरा घोंप देंगे पीछे से, बैक स्टैबिंग होगी अब तुम्हारे साथ। ये जो प्रॉपर टेक्निक है, सीएससी में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। इसका मैंने नाम रख रखा है इसका थोड़ा फनी नाम है। इसका मैंने नाम रखा है कि यूपीएससी ने पहले हमें एक लड्डू दिया, कहा खाओ खाओ, हमने खाया, हमको बहुत अच्छा लगा। वेरी सिंपल स्टेटमेंट। सेकंड लड्डू में जहर है ठीक है अगर अगेन यस। तुम्हें एक लड्डू की तरह परोस के दिया गया है आंसर, तो अब उसको बहुत बहुत ज्यादा शक की नजर से देखो। सो ये मैं अभी इस स्टेज पे रिकमेंड नहीं करूंगा। ये मैं यूज करता हूँ, बट आइडिया यही है कि यूपीएससी ये करता है, बहुत कॉमन चीज है। ठीक है, सो इसका ध्यान रखना कि वो कर क्या रहा है, वो तुम्हारे साथ खेल क्या रहा है एग्जैक्टली exactly। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि यूजुअली मैं जब पेपर देता हूँ एग्जाम, तो वही जैसे 30-40 तक सही होते हैं। मैं टोटल अटेम्प्ट 60-70 तक ही करता हूँ, इसमें मेरे मार्क्स वही 70 से 90 के बीच में ही रिवॉल्व होते रहते हैं। लास्ट ईयर अभी 24 में 72 थे, 23 में 86 थे। तो अब मेरे को समझ नहीं आता कितने अटेम्प्ट करूँ, मैं पूरे 125 के लिए जाऊँ या जितने पॉसिबल हो सके 100 के अराउंड वहां तक ही जाऊँ। तुम 100+ रखो, तुम 100+ 110 तक रखो। अगर 110 तक तुम आराम से जा सकते हो तो रखो, 100+ रखना। ये बहुत बहुत कम आराम नंबर। से जरा ट्रिक्स यूज करके ही जाएंगे, कहाँ हाँ, तक जाएंगे पता नहीं। देखो चले तो जाओगे, 110 तक पूरा खेलोगे तो ऐसे। पूरा भी खेल जाओगे, बट मैंने तुम्हें वहां तक की ट्रिक्स नहीं बताई हैं। मैंने तुम्हें वहीं तक की टेक्निक्स बताई हैं जहां से तुम 110-15 तक चले जाओगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाला पार्ट वैसे कैटेगरी भी लिख, है तो सर मेरे को थोड़ा इतना चल जाएगा। नहीं बट ठीक है यार, मेरे 20 खेल रहे 30 हो तक तो भी वो आ जाएंगे ठीक तो से खेलो। 130 तक। लास्ट में ना वो कैटेगरी का उतना ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है, घुमा फिर आगे वो बहुत आसपास में ही सब पहुंच जाते हैं। वो फिर तुम्हें इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तो वो उतना बेनिफिट होगा नहीं। हाँ, फाइनल लिस्ट उठा के कर देखना लूंगा मैं। तो हाँ, तो तुम अभी ट्राई करो कि जितना खींच दो। पॉइंट क्या है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ना। चाहे ऐसे कुछ भी हो भाई, वो मेल फीमेल कुछ भी हो, कैटेगरी हो ना हो, जो भी है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। सिंगल पर्पस है, ऐसे बस बात खत्म। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ऐसे ही करोगे। 100। मेरा पेपर 2 ठीक ही रहता है, उसकी मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। पेपर 1 ही होता है हमेशा मेरा, ठीक है नॉट ठीक है, क्वालिफाई, नहीं मतलब नहीं, क्वालिफाई इसको नहीं खींचो होता। खींचो खींचो। इसको खींचो ना, पेपर 2 चेक ही नहीं होगा फिर करके क्या करोगे ऐसे ये भी ऐसे तो एक दिक्कत है चेक भी तो होना ऐसे चाहिए पेपर 2 ऐसे ऐसे ठीक है, 110 तक ऐसे। जाओ। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। कार्तिकेय प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। Good ओके, evening, sir. गुड Sir, इवनिंग। am I audible? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। सर, एक क्वेश्चन था लास्ट सेकंड वीडियो में पेपर 1 का, जो वैश्य से रिलेटेड था, धर्मशास्त्र वाला, जिसमें सर स्टडी ऑफ वेदास और इंगेजिंग इन ट्रेड दो ऑप्शंस थे। हाँ, मुझे वेगली याद है। तुम्हें ईयर या क्वेश्चन नंबर नहीं याद ना? सर 53 है क्वेश्चन नंबर, एंड किसी को आई ईयर? गेस सर वो 21 का पेपर है। ठीक ठीक है ठीक है वो ठीक। 21-20 जो आपने दो पेपर के साथ में रहते ना, 2 साल के। हाँ यार, मेरे को ना वीडियो के नंबर नहीं याद चलो ठीक है। तुमने अभी तक ये तो देख लिया होगा, मेरे को टेक्निक्स लिखी हुई भी नहीं है कहीं एक साथ एक पेज पे। मैं सवाल देखता हूँ, मुझे क्लिक कर जाता है। मैं तुम्हें बस वैसे ही सिखा रहा हूँ, जैसे ऑर्गेनिकली मैंने सीखा इन्हें, बस मैं वैसे। 50 एक बार फिर से बताना क्या था नंबर? सर 53 था वो। 53 तो नहीं है, 21 नहीं है, फिर हो सकता है 20 हो पेपर। सर मैं एक बार वीडियो में देख लेता हूँ स्टार्टिंग में कौन सा पेपर। सर छोड़ दो, 21 ही है। 21 है, फिर क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा।
जो सवाल बताओ, वैसे मेरे को याद आ जाएगा। सर एक सेकंड मैं रिपीट कर देता हूँ। सर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड एज द ड्यूटीज ऑफ वैश्यास अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। हम्म फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी द वेदास, सेकंड है इंगेजिंग इन ट्रेड, ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन एंड टू। ठीक है। सर अब पहली जैसे मतलब मैं जैसे गया था क्वेश्चन में, तो पहले तो फैक्चुअली गया था, तो फैक्चुअली जो हमने पढ़ा है वो ये है कि वैश्यास का काम ऐसे वेदास वगैरह का नहीं था, मतलब उनका हम्म काम मतलब ट्रेड वगैरह इन सब में था, जो नीचे वाला काम होता है। हाँ, सही है। तो सर उसके अकॉर्डिंगली तो सेकंड वाला ऑप्शन ठीक होता है, सिर्फ ओनली ट्रेड कर सकते हैं वो। हम्म सर और जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी वीडियो में, उसमें ये था कि कोई भी एक अगर वैश्या ने वेदास पढ़ ली, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं तो है एक्सप्लेनेशन, ये नहीं 100 प्लस वेदास अगर है, तो फिर वो ऑप्शन गलत हो सकता है, ओके, मतलब नहीं 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 दोनों सही कार्तिकेय, हो सकते हैं। मैं तुम्हें यहाँ रोक रहा हूँ, ये नहीं था एक्सप्लेनेशन। अच्छा, मैं पहले तुम्हारा होलिस्टिकली आंसर कर देता हूँ। हाँ हाँ। जो तुमने फैक्चुअली पढ़ा है, उसके हिसाब से तुम्हें एक कीवर्ड सर्कल करना था, वो है स्टडी। हम्म, दोबारा क्वेश्चन देखो, स्टडीइंग द वेदास, नॉट टीचिंग द हाँ, वेदास। तुमने पढ़ा है टीचिंग द वेदास, वो ब्राह्मण का काम है। ठीक है। स्टडीइंग द वेदास तो तीनों कर रहे हैं। हम्म, मेजॉरिटी ओबी मेजॉरिटी तो मैं इस पॉइंट पे नहीं बोलूंगा, बट बहुत से ओबीसी जो अभी कास्ट हैं, उनमें भी जनेऊ होता है। जनेऊ का पर्पस ही यही है कि तुम स्कूल जाने से पहले जनेऊ होता था, बेसिकली 6-7 साल के बच्चों का। सो वो वेदास पढ़ रहे हैं ऑलरेडी कई साल हम्म, से। सिर्फ हाँ फोर्थ हाँ, जो हैं उन्हें नहीं अलाउड है, जो वर्ण में जो सबसे लास्ट में है, उन्हें बस अलाउ नहीं है। सो स्टडिंग तुम्हारा पहले सर्कल में जाएगा। तुमने ठीक है। पढ़ा है टीचिंग, वो ब्राह्मण का काम, पहली चीज ये फैक्चुअली तुमने जो पहली मिस्टेक की। दूसरा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ये दिया है कि वैश्या तो यार अब ठीक है, छुप के वो पढ़ ले, वो सब नहीं मतलब है। हम्म, धर्मशास्त्राज लिखा है, हाँ कोई एक एस पर्टिकुलर, करवाया था। हाँ, एस पे मैंने सर्कल करवाया है। धर्मशास्त्राज का मतलब है कि यार 100 से ज्यादा धर्मशास्त्र है। यूपीएससी इस स्टेटमेंट को काटेगा कैसे? वो तभी काट सकता है वन को, जब वो 100 के 100 धर्मशास्त्र वर्ड बाय वर्ड रीड करे, ढूंढे कि कहीं लिखा तो नहीं है कि वेदास नहीं पढ़ सकते वैश्या, वेदा नहीं पढ़ सकते, ये ड्यूटी ऑफ वैश्या में ना हो, तभी वो काट पाएगा, वरना ये सही है। ये हाँ हाँ लॉजिक हाँ, समझ आया? उल्टा सोचो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तुम अपनी तरफ से सोच रहे हो, मैं कह रहा हूं उसकी तरफ से सोचो। वो क्वेश्चन को कब काट पाएगा? यूजुअली चीजें सही होते, बट वो तभी काट पाएगा जब वो 100 के 100 पेज बाय पेज लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और ये इंश्योर करेगा कि ये नहीं है। ठीक वो है। ये नहीं करेगा ऑब्वियसली। तो नहीं करेंगे वो तो, ठीक है, बात विजिबल खत्म। ही। अब ये लॉजिक लग रहा है ना कन्विंसिंग? हाँ ये सही लग रहा है सर, जो ये आंसर है ये लाइक मैंने चेक नहीं करा यूपीएससी के साइड से, दोनों है, बट मैंने किया है ना, दोनों है, दोनों ही है। बहुत है। ओके ओके, क्योंकि मैंने ऐसे गूगल वगैरह पे करा था, तो वहां पे तो सिर्फ मत ये था करना कि यार, कभी मत करना, हम्म, ये सब मत करना। ये मेरे, अरे वो बहुत आते यूट्यूब पे कमेंट वमेंट भी मैंने कभी कभी देखे हैं कि अरे लोग टेक्स्ट बुक पे तो इसका आंसर ए है। अरे यार टेक्स्ट बुक क्या, तुम चैट जीपीटी तुम प्रोफेसर से निकलवा लो जेएनयू के, वो यूपीएससी किसी की नहीं मानता। उनकी एक अपनी अलग गाड़ी चल रही है, तो वो नहीं, वो अपने जो उनका आंसर है बस वही मानो। सो उन्होंने बोध सर दिया है और इसका सेंस भी बन रहा है, बहुत ही आएगा इसका। हाँ गॉट इट गॉट इट। स्टडी ना लोग, जिसने भी तुमने जहाँ पे भी देखा होगा, उसने भी स्टडी नहीं देखा, वो उसको स्टडी पे सर्कल करना था उस आदमी को, उसने भी गलत सॉल्व कर दिया बेसिकली। ठीक है, चलो सही है। यस सर, और मेरे को पेपर टू से रिलेटेड पूछना था कि जैसे पेपर टू से हमने तो बहुत सारे ऐसे वगैरह रिपोर्ट राइटिंग वगैरह कर लिया, तो हम्म अब जो जैसे लास्ट के 10 दिन है, 10 दिन रह गए मतलब अराउंड, तो उसके अंदर हमें कैसे, मतलब अब इतने सारे टॉपिक्स पे लिखे हैं वो सब तो याद होंगे नहीं, छोटे छोटे फिगर्स ही याद है बस। तो हम्म मतलब इस टाइम पे कौन सी मेन थीम्स हमें रट लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो रटने का ही पॉइंट है। तो कैसे मतलब पेपर टू के लिए कैसे करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, जैसे अगर 40-50 ऐसे भी लिखे हैं, तो सबको गो थ्रू करना तो मुश्किल ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हमें मतलब करके जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो क्लिक कर ही जाएगा इसके आसपास से। जैसे एआई है, एआई इन डिफेंस है, एआई इन एग्रीकल्चर है, तो अगर मैं एआई को थोड़ा सा भी पढ़ लूँ तो वो पूरा एक ओवरऑल कंप्लीट हो जाता है। वो हाँ, मैंने पढ़ लिया तो। समझ गया, मैं समझ गया। यार इस टाइम पे ना, मतलब मैं थीम्स पे तो नहीं कमेंट करूंगा, क्योंकि
यूपीएससी मतलब अगर तुम सिर्फ पेपर देखो, मैं भी उतना ही समझदार हूँ, मेरे भी ब्रेन की उतनी कैपेसिटी जितनी सबकी है, बाकियों की है। तुम जबरदस्ती थीम मुझसे मत प्रेडिक्ट करवाओ या किसी भी टीचर से, क्योंकि हम ये गलत कर रहे हैं, जो कर भी रहे हैं वो हवा में कर रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा ट्रेंड दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है कोई ट्रेंड ऐसा। मैं यही सजेस्ट करूंगा कार्तिक कि तुम अपने हिसाब से, तुम्हें लग रहा है ठीक है एआई ज़रूरी है, फैक्ट्स पकड़ो, कोट्स पकड़ो, जो जो मैंने चीज़ें लिखवाई थी, आई थिंक फैक्ट्स है, कोट है, मैं एक बार बता ही देता हूँ। या फैक्ट्स हैं, कोट्स हैं, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो तुम अपने नॉलेज बेस से निकालोगे। सो फैक्ट का सोर्स क्या है? इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, और ये ना, ये मैं बता देता हूँ, ये ट्रिक कभी किसने मुझसे पूछी नहीं अभी तक Q&A में, अब मुझे याद है। फैक्ट ना, सिंपल फैक्ट लिखोगे तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है, खास करके बूढ़े प्रोफेसर लोग ये नहीं ज़्यादा क्रेडिबल मानते उसको, क्योंकि किसी ना किसी ढक्कन ने ना, इवन तो तुम्हारा फैक्ट सही होगा, किसी ना किसी स्टूडेंट ने उसका कॉन्फ्लिक्टिंग फैक्ट लिख दिया होगा तुम्हारे आगे पीछे, उसको याद नहीं, और वो लिखा है मस्त फैक्ट और उसने आगे लिख दिया IMF। अब उसको लगेगा कि तुम्हारा फैक्ट गलत है जबकि तुम्हारा सही है। तो इसमें ऐसा करना होता है, अगर तुम्हें फैक्ट याद है और सोर्स नहीं याद, ऑल्दो ये याद होना चाहिए। सो लेट से हेल्थ का है, हेल्थ में हवा में फेंको एज पर लैंसेट रिपोर्ट, LANCET, लैंसेट निकालता है साल की पता नहीं कितनी रिपोर्ट और वो सब क्रेडिबल है। तो ये लिख लो, हेल्थ में लिखना है एज पर लैंसेट रिपोर्ट, और वो बस फेंक दो कि बस ठीक है अब तुम ढूंढते रहो। इकोनॉमी का कोई डेटा है या कोई इंडिया से रिलेटेड कुछ बेसिक सा कुछ डेटा है, उसमें लिखना है एज पर नीति आयोग डॉक्यूमेंट, या फिर एज पर नीति आयोग, और फैंसी करना है इसको तो और फैंसी करोगे, एज पर नीति आयोग स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ। ठीक है, ये नहीं तो मेरा पर्सनल फेवरेट ये है, 2024-25 चल रहा है, तुम लिखो एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23। किसी को नहीं याद 3 साल पहले इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चैप्टर्स थे। मैंने 7 साल इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ा है वर्ड बाय, मतलब एक्चुअल टेक्स्ट से, मुझे नहीं याद कि पिछले 2 साल पहले क्या था उन लोगों ने तो ऐसे 30-40 इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़े, उन्हें तो कुछ नहीं याद होगा, सब मिक्स हो गया होगा। तो आराम से लिखो 2 साल 3 साल पुराना इकोनॉमिक सर्वे लिखा हो, बट वो कोट सही हो, वो डेटा सही होना चाहिए। सो डेटा के साथ जब तुम किसी का नाम देते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूँ कि क्रेडिबिलिटी वो मेंटेन रखो। अगर तुम्हें याद है, वेल एंड गुड, ब्रिलियंट। सो ये अगर कर सकते हो तो बढ़िया है। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फैक्ट्स और कोट्स वगैरह इसको बार 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 गो थ्रू करो, जब तक ये तुम्हें, और रटो, एकदम सही बोल रहे हो, ये BTR वाला टाइम है, बुरी तरह रटो वाला, ये करते रहो अब, उस जोन में घुस जाओ बिल्कुल। और यार वो आ जाएगा वो, जब तुम अपने, और अब अपने ऐसे गो थ्रू करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, कोट्स और ये एक साथ कहीं एक जगह लिख लो और वहीं से बार बार रटो उसे। ठीक है, सो ऐसे कुछ बेसिक बेसिक कर लो, हो जाएगा सर काम। और जैसे एक अप्रोच होता है ना एसए के अंदर की सारे सब्जेक्ट्स के थ्रू कवर करते हैं हम अच्छा वो, हिस्टोरिकली इकोनॉमिकली। हाँ ओके ओके, वो एक्रोनिम पूछ रहे हो? नहीं नहीं जैसे हम ऐसे लिखते हैं तो सबका अलग अलग तरीका होता है ना कि कोई जैसे मैं ऐसे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन, फिर हिस्टोरिकली उसका क्या सिग्निफिकेंस है, फिर हाँ, ज्योग्राफिकली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। तो सर इतने चार काफी हैं या फिर मतलब इतने में तो 300 वर्ड ही खत्म हो जाते हैं इतने में लिखने में? तो लाइक मतलब सब कवर करना इंपॉर्टेंट होता है या फिर चार पांच सब्जेक्ट्स अगर मैं कवर करूँ तो इट्स देखो एनफ? सब तो वैसे भी नहीं, ये सच है, तुम सब तो वैसे भी नहीं कवर कर पाओगे। बट हम्म। मैं यही बोलूंगा कि ऐसे जबरदस्ती हिस्टोरिकली एंगल मत उठाओ। ये देख लो कि 7-8 जो हैं, जो मैंने एक्रोनिम बनाए, या तुम्हारे पास अगर पहले से कुछ एक्रोनिम है स्पीशीज के अलावा, दिमाग में गो थ्रू करो और ये देखो कि एक्चुअली में इस पर्टिकुलर टॉपिक में सबसे अच्छा या सबसे तुम्हारे पास यूनिक पर्सपेक्टिव कौन सा फिटर है। हो सकता है सोशल जो तुम लिखोगे वो बहुत बढ़िया आएगा, कि यार ठीक है, मतलब मैं ट्रांसजेंडर और जेंडर में ट्रांसजेंडर भी घुसा के एकदम एक बहुत बढ़िया लिख दूंगा कुछ, कि वुमेन प्लस ट्रांसजेंडर को इशू है इससे, ऐसा कुछ मैं लिख सकता हूँ। तो सोशली लिखो और हिस्टोरिकली फेंक दो, आज हिस्टोरिकली का कोई काम नहीं। या तुम्हें लग रहा है कि ठीक है इसमें एक एथिकल पर्सपेक्टिव अच्छा आएगा, सो इवन दो मैं वो यूजुअली नहीं लिखता हूँ बट आज लिखूंगा, सो एक बार गो थ्रू करना ऐसे। तुम अगर तुम ऐसे, तुम्हारे राइटिंग स्टाइल के लिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ ये, ऐसे करो। वरना ठीक है यार, वो तुम्हें ऐसे के हिसाब से आई थिंक आता होगा कि क्या लिखना है कैसे लिखना है।
मतलब ये 4-5 डायमेंशन है, उसी में ही वो जो बात सच है, वेरिएबल है हाँ, वही 300 में लिखे। तुम सब नहीं लिख सकते, ये बात सब नहीं लिख बिल्कुल सकते सच है। अगर सब लिखने जाते हैं तो फिर 2-3 लाइन ही बचती है पर सब्जेक्ट होगी नहीं ना, फिर क्रिटिसिज्म कट जाएगा, वे फॉरवर्ड कट जाएगा, सब कहाँ से में। लिखोगे। कंक्लूजन वगैरह कुछ। हाँ हाँ, तो ठीक है, एनीथिंग एल्स। वे फॉरवर्ड भी देना जरूरी है, ऐसे वाटर मैनेजमेंट में जैसे मैं हिस्टोरिकली समझा देता हूँ, ज्योग्राफिकली भी, पॉलिटिकली भी, साइंटिफिकली भी बता दिया मैंने उसको एआई वगैरह से वाटर मैनेजमेंट का। बट अब मैं सीधा कंक्लूजन पे हूँ या फिर मैं उसको दूं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, या गवर्नमेंट ये ले रही है, तुम्हारा या कंक्लूजन शब्द से क्या मतलब है यहाँ पे। मतलब कि यही है। मतलब कंक्लूजन में फिर एक ही लाइन आ जाता है ना कंक्लूजन में सर की, जैसे कि ये इम्पोर्टेंट लाइन है, मतलब वाटर मैनेजमेंट अगर मैं लेके चलता हूँ तो, कि ये इम्पोर्टेंट है हमारी इन कंट्री के लिए, और ऐसे मतलब पीस वगैरह, और 2-3 एग्जांपल दे दिए। अम, यार नहीं, मतलब कंक्लूजन, इसी कंक्लूजन में तुम्हें वे फॉरवर्ड देना चाहिए, ये स्किप नहीं कर सकते। अब तुम अपना दो या किसी और का दो, ज़्यादा अच्छा तो यही है कि किसी कमिटी या किसी और का लिखो। अमिताभ मट्टू कमिटी ने ये सजेस्ट किया है, या बॉर्डर पे ये कुछ ग्रिड प्रोटेक्शन फलाना कमिटी ने कहा है लीनियर की जगह, सो ऐसा कुछ दो तो ज़्यादा बेटर है। बट ठीक है, ये होना चाहिए, वे फॉरवर्ड दे दो कंक्लूजन में कहीं ना कहीं। ठीक ठीक। ओके फाइन। थैंक यू सर। ओके, किसी और को कोई भी और डाउट पूछना हो। वाह। Hi, sir. ओके। ओके, हेलो चिरुदीप। Sir, for the I have not started the grammar part, sir. Till now, I have no time to do that, sir. What were the suggestions, sir? Which topics I need to go first, sir? Okay, don't go through any topic at all. Just go through that video. I think it's What second you last have video. recorded, sir? Yes, yes, yes. I think it's a 50-60 minute video. Just go through that. And I would say if you can write down uh, 3 hours. If you have 2 to 3 hours, if you can dedicate 2 or 3 hours for a grammar portion, I would recommend Chirudeep that you go through that video, just that video, and you will be perfectly fine for the grammar part. That's all that's all you need to do. It has almost Uh, everything that you need to do to excel in grammar. Besides, grammar 6A and 6C combined has only 15 mark weightage. So there's no need to go all guns blazing for that. Sir, how many examples do you write in your essay, sir? Yeah, I personally have been reading newspaper for 17 years. I have Uh, plethora of examples. I can write as much as I want, but I usually restrict myself 1 or 2 examples every argument. for every argument. Yeah, sometimes I don't have example, appropriate example, right example for any argument, so I skip. But that's very rarely the case. I usually write 1 or 2 example. The point is that there should be a balance between arguments and example. If you don't Okay. have an argument, you are only writing examples, then you are filling pages. That's also not good. Okay, sir. We have to balance the argument and the examples. Yeah, and 3 pages is nothing that you can't fill. At given your scenario, three Okay, pages sir. is not something that you will struggle to fill. You will have another difficulty. What to write in those 3 pages that it looks holistically, that it gives a holistic picture. That's what you are going to face most probably, Chirudeep. So just Okay, focus on that, and you will do just fine. sir, in comprehension, they given the certainly big space, sir, for every question. Ah, We need to fill the entire space, sir, for the comprehension, like the essays. no, 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 never do that. Okay, that space is for those whose font size, whose writing font size is more. It's not for everyone. Like, not everyone has to fill that space. That space is there so that those with big font, big writing style or big words have not, they don't face any difficulty. Don't do that. Just answer the question. My simple one line suggestion would be only answer the question. Don't go beyond the question. Don't go beyond the passage. Don't try to impress the examiner.
ठीक है, ओनली आंसर द क्वेश्चन, दैट्स इट। जस्ट इफ यू कैन आंसर इट इन लाइक 15-20 words, don't write 30-40-50 simply because the page is left. Just answer the question, put a full stop, move forward. This paper looks short, but it's not actually that easy to like complete. Trust me, like people giving mains have struggled to give quality content in the paper because of time crunch. Okay, Sir, so is it more important to complete the paper to or good quality answers and leaving some parts, sir? what Leaving part are you report, leaving? leaving report one report like that, sir. No, no, no. Or Why leave that? No, no, yeah. In this scenario, please complete the paper. okay, sir. Okay, sir. Okay, That's it, sir. Thank you, sir. okay, okay, fine. Thank you. Yes, Sumit, you can unmute and ask. Hello, Yes, yes, yes. Hello. Sir Jain sir. Can you hear me, sir? Yes, yes, yes. We can hear you. Go on. सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये था सर कि जब इस पेपर टू का इशू है एक्चुअली, जब सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ग्रामर हो गया, फिर सब कुछ हो गया, लास्ट में जब ऐसे बचता है सर, तब दिमाग में स्ट्रक्चरिंग नहीं आता है सर। तब लगता है कि यार जो कुछ है टाइम में लिख दो, बस खत्म करो, चार ऐसे खत्म करना है बस। तो स्ट्रक्चरिंग में इशू आ रहा है सर एक्चुअली, लास्ट में जब 1 घंटा बचता है, जो लास्ट का पेज है। अच्छा, तुम अगर 1 घंटे में तुम 4 ऐसे लिखोगे तो नियर बाय 70 मिनट 72 मिनट्स बच रहे हैं सर लास्ट में। पर ओके, तब ओके, ऐसा ओके, लग रहा है कि अब अभी सोचो ना, ये कुछ स्ट्रक्चर ना बनाओ, जो कुछ है इसके बारे में बस हाँ, लिखते जाओ, क्योंकि लास्ट में पेपर भी नहीं छोड़ना है सर, क्योंकि पेपर भी कंप्लीट करना ओके यार, ये अब देखो, ये इशू तो होता है, ये होता है लास्ट में ना, उसको पता है। अब मैं इसमें मेरे को पता वजह दो दिखाई दे रही हैं। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे ऊपर ये क्या अप्लाई होते। ये यूजुअली तब हम लोग फेस करते हैं जब हमें आदत नहीं है 3 घंटा बैठ के उतना ज़्यादा दिमाग थकाने की। सो होता क्या है, हमारा दिमाग गिव अप करना शुरू कर देता है 2 घंटे, 1.25 घंटे के बाद वो गिव अप करने लगता है। सो या मतलब एक मैं इस पॉइंट पे एक ये सजेशन दूंगा, ये थोड़ा वियर्ड हो सकता है फील हो। अब से तुम लोग जितने भी घंटे बैठो ना, कोशिश करो बाथरूम ब्रेक वगैरह ये सब हटा के मैं बोलूँ, मतलब बाथरूम ब्रेक भी नहीं लेना है। 3 घंटा स्ट्रेट बैठो। आइडियली आइडियली जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है 3 घंटा 30 मिनट। सारी सिटिंग अब से 3 घंटे 30 मिनट की होनी चाहिए। उससे होता क्या है, तुम अपने दिमाग को फोर्स कर रहे हो 3 घंटा 30 मिनट तक चलने की, उसको सोचने की। सो उस दिन, ओके, सो उस दिन जब तुम करोगे तो वो फिर 3 घंटा तुम्हारा चलेगा उस दिन, क्योंकि यार उस दिन वो ज्यादा दिमाग यूज होता है। सो उस दिन वो 3 घंटा चलेगा। बट ये मतलब मैं एक ये मेरे को वजह दिख रही है कि हो सकता है इसकी वजह से तुम्हारे साथ इशू आ रहा है कि 2 घंटे बाद। और अगर तुम्हें स्पेसिफिकली इस चीज की प्रैक्टिस करनी है तो मैं ये बोलूंगा टाइमर लगाओ 1 घंटे का और लिखो 4 ऐसे उसमें, जबरदस्ती स्ट्रक्चर ठीक करके। क्या होगा, 2.5 पेज 3 पेज कचरा आएगा, गंदी हैंडराइटिंग आएगी ना। अगर तुमने 3 बार भी कर लिया, सिर्फ 3 घंटे जाएंगे, बट तुम्हें ऐसा लगेगा मैराथन, 3 अलग अलग मैराथन खत्म किए तुमने। पल्स रेट बढ़ेगा, पहले 10 मिनट के बाद बढ़ जाएगा और वो 50 मिनट बढ़ा रहेगा तुम्हारा। सो बॉडी, तुम्हें इशू पता है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको बेनिफिट इसका यूटिलाइज करो इस चीज को। तुम्हें इशू पता है, यही है सॉल्यूशन। मेरा दिमाग है सपोर्ट नहीं कर रहा ना, उसको डालो उस सिचुएशन में, इतनी बार डाल दो, 3 बार डाल दो यार, 2 या 3 बार के बाद तुम ऐसे हो जाओगे कि अब वो दिमाग भी बोलेगा भैया का रोज का हो गया है, 3 तारीख को मैं पैनिक किस बात पे करूंगा मतलब। ये डेली आदमी मुझसे यही सब काम करवाता है फालतू फालतू के। तो या तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, सिमुलेट कर दो, बस वो लास्ट ½ एन आवर सिमुलेट कर दो। तुम्हें 40 मिनट्स में दिक्कत है, 40 आवर सिमुलेट करो, 40 आवर्स में 3 ऐसे लिखो जबरदस्ती। ब्रेन सपोर्ट नहीं करेगा, एक बार नहीं करेगा, दूसरी बार में बोलेगा ये पागल फिर आ गया, तीसरी बार में बोलेगा आप कर ही देते हैं, मतलब है तो अपना ही ना।
वो कर देगा। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, बस वो सिमुलेट कर लो, जहाँ दिक्कत है तुम्हें बस उतना सिमुलेट कर लो। वरना ये है यार, आदत डालो, 3.5 घंटे बैठने की आदत डालो, 3 घंटे वहाँ बैठ जाओगे। होता क्या है, मैंने इसलिए तुम लोगों को कहा था कि पेपर टू के मॉक्स तो फुल लेंथ। हम लोग ना टुकड़ों में लिखते हैं, जिस दिन ऐसे लिख रहे हैं उस दिन 4 ऐसे भी कोई साथ में नहीं लिखता। 2-3 लिखे उठ गए। प्रेसी लिख रहे हैं तो बस 1-2 प्रेसी लिख ली उठ गए। पेपर 1 हम लोग मॉक देते हैं, बट पेपर 2 को कोई उतना सीरियसली लेता नहीं है। तो उस दिन क्या दिक्कत आती है, हाथ थक जाते हैं। ये जेन्युइन दिक्कत है यार, हाथ थक जाएंगे, हाथ से नहीं लिखा जा रहा है, हैंड राइटिंग बहुत खराब आ रही है, दिमाग ब्लॉक हो गया है 2 घंटे 2.25 घंटे के बाद। सो इसका यही सॉल्यूशन है कि तुम उसको हैबिट में डालो, और वो आएगा, वो स्ट्रक्चर आएगा उस दिन आएगा। और पानी वानी लेके जाना बढ़िया एकदम। ये मैं नेक्स्ट Q&A में कहीं लिख लूंगा कि मैं एग्जाम में क्या क्या करता हूँ। सो वो सब चीज़ें लेके जाना बढ़िया, वो आएगा, सपोर्ट करेगा ब्रेन। हाँ सर, एक और रिक्वेस्ट थी बस। एग्जाम के 3 अगस्त से पहले 2-3 दिन पहले बस ऐसा सेशन रखते जिसमें जस्ट बातें करेंगे सर, जस्ट रिलैक्स के लिए। एक रिक्वेस्ट भी थी सर, मुझे भी बोलना था। यार जस्ट नहीं दो तीन नहीं, दिन ये पहले नहीं, ये नहीं तीन है, ये अगस्त उसमें होगा क्या कोई कुछ ऐसा बोल देगा कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा पक्का बोल देगा कि सबको वो फिर रायता फैल तो जाएगा। मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। अरे ग्रुप पे पूछो बढ़िया, ऐसा कुछ नहीं है ओके यार, सर। ग्रुप पे पूछो आराम से। ग्रुप इसी के लिए बनाया गया है, आराम से। ऑलरेडी हम लोग कितने ज़्यादा बहुत बढ़िया बढ़िया लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, सो ग्रुप पे पूछो। ये सेशन मैं लास्ट में इसलिए नहीं रखता हूँ, इनफैक्ट किसी से मतलब मैं अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करता एग्जाम से 3 दिन पहले, कहीं उन्होंने कुछ अनशन बोल दिया मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं नहीं, मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी से नहीं करनी मेरे को। खाना चाहिए, खाना शब्द बोला, खाना चाहिए 2 शब्द, फुल स्टॉप, खत्म, बस हो गया, इतनी ही बोलना है। ओके सही है। सही है, ओके देन। ठीक है सर। Okay, Yash, please unmute and ask. And if you can on the camera, please do so. Okay, सर गुड इवनिंग सर। good evening. सर जैसे हम पेपर टू लिखते हैं तो सर मैंने जो अपने टॉपर्स हैं कल से यूपीएससी सीएससी के टॉपर्स की वीडियोस देख रहा था, तो उन्होंने बताया कि आप वे फॉरवर्ड जो आखिरी कंक्लूजन होता है ऐसे का, आप उसमें या तो ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट पहले से इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, पर लेकिन सर जैसे हमारा जो ऐसे होता है जैसे पॉवर्टी के ऊपर ऐसे है, या फिर कोई ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो अलग टॉपिक्स हैं और गवर्नमेंट इस बारे में नहीं कर रही, तो क्या उसमें अच्छा लगेगा कि हम मैसेज लिख दें कि गवर्नमेंट ऐसा ऐसा कर सकती है? ओके, आइडियली जो तुम कह रहे हो उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ बाकियों के लिए। लोग लिखते क्या, वो होता लिखना क्या चाहिए एक्चुअली में, अगर पेज और सब कुछ है तुम्हारे पास तो तुम्हें कंक्लूजन का एक फ्लो होता है। वो फ्लो ऐसे बनेगा कि पहले तुम लिखो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया या गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीव किया। सो लेट्स से पॉवर्टी तुम बोल रहे हो, तो तुम ये बोलो कि 2004-5 में जो रिपोर्ट आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, उसकी से 2006 में उससे कंपेयर करो 2016 वाले रिपोर्ट को। सो आई थिंक 27 करोड़ लोग अब हम पॉवर्टी के बाहर निकाल, 27 या 42 करोड़ ऐसे। सो ऐसे ऐसे करके तुम बोलो कि हाँ हम बहुत आगे आए हैं, बट हमें कुछ और भी चीज़ें अभी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी इतने लोग पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। और अब तुम अपने सजेशन दो। ये फ्लो समझ आया? पहले तुम देखो कि हमने किया और अच्छी चीजें की, और अब लेकिन अभी भी कुछ करना बाकी है, काफी कुछ करना बाकी है, और अब तुम अपने सजेशन दो। तो ये प्रॉपर होलिस्टिक कंक्लूजन है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास एक पेज का मैक्सिमम आधा पेज या 3/4 पेज है, उसी में सब कुछ करना है। ठीक है, तो या तो एक लाइन में लिखो कि गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया और उसी में फैक्ट डाल दो, और फिर नेक्स्ट से लिखो कि उसके बाद और अभी और करनी है, जैसे कि ये और अपना शुरू कर दो। ऐसे में इन 3 लाइन जो मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने ये किया, फैक्ट, इसमें सबसे ज़रूरी क्या है, फैक्ट। और फिर तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम्हें किस गवर्नमेंट रिपोर्ट, सेकेंड ARC या कहाँ से तुम लेके आए हो अपना डेटा, वो क्या बोल रहा है। सो वो मेन कंटेंट है, सो वो छूट ना जाए, इसीलिए हम इसको कंप्रेस कर देते हैं और ऊपर का हिस्सा उड़ा देते हैं। अगर तुम्हारे पास लेट से हाँ कंटेंट नहीं बच रहा है ही, मतलब कंटेंट नहीं है ऐसे का, और पूरा तीसरा पेज तुम्हारे पास बचा है, तो इस फ्लो में लिखना कि गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की हैं, कुछ, अरे यार स्कीम कॉमा कॉमा करके मेंशन कर दो ना, और अंडरलाइन कराओ कि ये स्कीम आई पॉवर्टी हटाने के लिए, और उन्हें अंडरलाइन कर दो, तो वो तुम्हारे बोनस पॉइंट्स भी हो जाएंगे। वो देगा ही नंबर एग्जामिनर कुछ ना कुछ। और उसके बाद लिखोगी उसके बावजूद हमें कुछ कुछ करने की ज़रूरत है, और फिर अपना शुरू कर दो।
सो ये काफ़ी अच्छा फ्लो बन जाएगा। बट टाइम कंस्ट्रेंट है और वो स्पेस कंस्ट्रेंट है, तो नीचे वाला अपना वाला लिखाओ। ठीक है, सो ओके। ये है पूरी पिक्चर। और सर वो जो टॉपर्स उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, आप बस जो करंट गवर्नमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ जाकर के कुछ भी मत लिखना है ऐसे में, क्योंकि आपको गवर्नमेंट के लिए ही काम करना है। तो आप ऐसे में कुछ भी ऐसा मत लिखना जो गवर्नमेंट की बुराइयां बता रहा है। जैसे पॉल्यूशन का एक चैप्टर ई वेस्ट का था, तो अभी ई वेस्ट के लिए पिछले 4-5 साल से अभी कुछ था नहीं अच्छा, लेकिन अभी जो 1 आध साल में उन्होंने नई नई स्कीम निकाली है, बस वही वही है हमारे पास। तो उसमें तो मैं लिख ही सकता हूँ कि ई वेस्ट, जैसे पीवाईक्यू में कैसे था कि ई वेस्ट के ऊपर आपको लिखना है डिजिटल रिवॉल्यूशन का जो ई वेस्ट है वो डार्क साइड है। तो हम ई वेस्ट के बारे में तो मुझे लिखना ही पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने तब स्कीम नहीं निकाली थी, अब अब जा करके वो स्कीम निकालनी, तो हमारे पास पहले का ही जो जो लॉ नहीं टिकट नहीं था यार, वो ये उसको ये पहले रिजेक्ट। ये गलत है। सेम चीज़ लिखो बट इसको ऐसे लिखो कि तुम, हाँ ये बात सच है, तुम गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखा सकते, ये बात बिल्कुल सच है। और तुम ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकते कि गवर्नमेंट सो रही थी 4 साल से और अब वो जागी है। तुम बेसिकली यही लिख रहे हो ना कि वो सो रही हाँ। थी, वो काम नहीं कर। भाई उसके पास बहुत काम है, ठीक है ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रही थी, उसके पास बहुत काम है, वो ठीक है और कुछ कर रहे थे। सो ये बात सच है, तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तुम्हें इसको घुमा के लिखना होगा कि इसका, इस पूरे सेंटेंस का क्रक्स यही है कि अभी एक लेजिस्लेशन आया, राइट। इसको उठाओ और हाँ। कंक्लूजन में सीधा डाल दो। क्रिटिसिज्म में तुम, अगर तुम्हें लिखना है कि ये इशू यहाँ तक आया क्यों, मतलब ये इशू इतना बड़ा हुआ क्यों, तो इसमें ये मत लिखो कि नेग्लेक्ट या अपैथी ऑफ गवर्नमेंट। इसको लिखो लैक ऑफ फोकस। ठीक है, सेम बात है पर थोड़ा टोन डाउन। हाँ। लैक ऑफ फोकस बाय ब्यूरोक्रेसी, या लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, की चीज़ें थी ये ठीक से कर नहीं पाए। लैक ऑफ, ऐसा करके कुछ लिखो। बट तुम ऐसे नहीं लिख सकते, जो तुम बोल रहे हो वो बहुत हार्श है, वो बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है। और फिर कंक्लूजन में लिख दो गवर्नमेंट की तारीफ कि देखो गवर्नमेंट लेके आई है, अब करना क्या चाहिए, इसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तुम्हारे एक सेंटेंस को मैंने 3 अलग जगह 3 अलग सिनेरियो में तोड़ दिया, बट अब वो अच्छा लग रहा है। सो बात वही है, कहने का तरीका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैटर करता है। ओके, एनीथिंग एल्स? और सर जैसे अभी प्रिपरेशन के लास्ट लास्ट डे बचे हैं ना, तो सर में उसमें इमोशंस एकदम अप डाउन हो रहे हैं। किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा कर दूंगा पेपर, और किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि यार कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, लोग बाग इतने अच्छे डाउट पूछ रहे हैं, मैं मेरे को डाउट क्यों नहीं हो रहा है, खुद के ऊपर ही लेकर होता है कि डाउट ही क्यों नहीं आ रहा है मेरे को। और कभी कभी इतने डाउट आते हैं कि मुझे तो मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है। यार ये होगा इनफैक्ट। जो तुम जिस एग्जाम में जितना ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो ना, उस एग्जाम में जो लास्ट के वीक्स में जो इमोशनल वो कर्व जाता है, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होती है, तुम उतना ज़्यादा अप एंड डाउन करोगे और उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी। तुम्हारा रोलर कोस्टर राइड ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा होगा अगर तुम ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इसमें, तो ये होगा, ये हाँ। नेचुरल है। पॉइंट यही है कि इसको एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे साथ हो रहा है, ये मान लो कि ये मेरे साथ भी हुआ है और ये सबके साथ हो रहा है। ठीक है, अब तुम उसको डील इजीली थोड़ा कर सकते हो, ये नॉर्मल है, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, वो होगा। सुबह कुछ अलग फील हो रहा है, शाम में अलग ही फील हो रहा है, रात तक ऐसा लगा दुनिया खत्म क्यों नहीं हो रही है, एक एस्ट्रॉइड क्यों नहीं आ हाँ। जा रहा है मतलब ये क्या है भाई। अरे हाँ। मैंने लिटरली ये सब सोचा है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है अगर एग्जाम के बीच में भूकंप आ जाए, मतलब क्या बिल्डिंग खाली करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, और मेरा पेपर खराब जा रहा है तो मतलब मैं यहाँ तक गया हूँ, मैं भी गया हूँ, ठीक है कि मैं उस दिन चाह रहा हूँ कि कुछ हो मेरे में, तैयारी है नहीं, क्या करोगे तो ये नॉर्मल है यार, इसमें क्या करोगे, सबके साथ है। बस यही है कि तुम बस सर उसको कंट्रोल पढ़ाई करो, डिस्टर्ब हो जाती पढ़ते है तो रहना। जिस दिन ऐसा डाउन फेज आता है ना, फिर वो 3-4 घंटे उसे कोप अप करने में लग जाता है कि नहीं नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई, लेकिन वो यही तीन है। चार घंटे बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं मेरे लिए। तो यही है ना, मैंने इसी के लिए तो Q&A सेशन मैंने इसलिए इसी चीज से शुरू किया था कि अपना, जब डाउनफॉल हो रहा हो ना, तो ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट करो मेरी बात पे, और टाइम बर्बाद नहीं करना। लेक्चर हमारे चला के बैठ जाओ, वीडियो चलाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं करना, मेरे को पढ़ना नहीं है ना, हाँ नहीं पढ़ूंगा, पेन भी नहीं उठाऊंगा, नोटबुक पेन पीवाईक्यू कुछ नहीं सुनूंगा, बस सुनता रहूंगा।
और ऐसे ही फिंगर्स मूव करूंगा और हाँ क्वेश्चन देखूंगा, साथ में सॉल्व करूंगा। यार हमारी वीडियोस में माइंड वैसा नहीं खपता ना। एक ऐसा लगता है ना कि कुछ अलग कुछ कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे, कुछ लर्न नहीं कर रहे, कुछ एक अलग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इसको, इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो। नहीं तो कुछ और कर लो, नहीं तो ले लो ब्रेक, ले लो ओके। प्रॉपर 15-20 मिनट का। यार ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, ये तुम्हें ये हक करना होगा डेली। डेली मतलब यूपीएससी अब, वो यूपीएससी से ज़्यादा मुझे लग रहा है कंपटीशन ये काम करता है कि ये तुम्हें डेली तोड़ देगा। वॉचमैन मूवी अगर किसने देखी हो तो, तुम्हें एकदम तोड़ देगा और क्रश करके तुम्हें ज़मीन पर रख देगा और बोलेगा खुद उठो और खुद से खुद को जोड़ लो, अगर हिम्मत है तो। और तुम खुद से खुद को जाके दोबारा असेंबल करोगे, फिर आएगा फिर से तोड़ देगा, कहा, फिर से जोड़ लो। ठीक है, ये सब ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। इनफैक्ट जब पीडीएफ में तुम अपना रोल नंबर डालते हो 8 डिजिट का, और 6 डिजिट पे वो बोलता है 113 रिजल्ट फाउंड, 7वें डिजिट पे वो बोलता है 3 रिजल्ट फाउंड, और जब पूरा रोल नंबर डलता है और वो बोलता है 0 रिजल्ट फाउंड। उससे मैं भी गुजरा हूँ, तुम भी गुजरे होगे, नहीं तो आगे गुजरोगे। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, सबके साथ होता है, इसमें भाग नहीं सकते। और यहीं से होके रास्ता गुजरता है सक्सेस का। तो ये ठीक है, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा। लास्ट वाले वीक में आना Q&A में, तब पता चलेगा। तो सही है, ठीक है यार, ये हो जाएगा। झेल लो, सब झेल रहे हैं। थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स हैज एनी डाउट? नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं। ओके इमेश, इफ यू कैन। ओके यस सर। हे, सर वो अभी मैं लाइब्रेरी में खड़ा हूँ, तो बाहर आया हूँ अभी। कोई इशू नहीं है, पूछो पूछो। सर मैंने पूछना था कि मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो उसमें मतलब 50 क्वेश्चन मेरे ठीक थे, और बाकियों में सर मैंने टेक्निक लगाई तो नेगेटिव आ रहा है सर नेट। अच्छा, कोचिंग में दिया ना तुमने तो? यस सर। हाँ, वो कोचिंग में टेक्निक नहीं लगेगी। कोचिंग वाले टेक्निक नहीं लगती यार उसका। ये एक तो देखो, टेक्निक मैंने उल्टा बनाया है। यूपीएससी के प्रोफेसर जिस लैंग्वेज में जिस तरह का पेपर बनाते हैं, वहां से मैंने ढूंढ के निकाला है। तो ये वहीं पे लगेगा, पहली चीज। दूसरा, कोचिंग वाले दिमाग नहीं यूज करते, वो फैक्चुअल पेपर बनाते हैं, उसमें वो वैसे भी नहीं लगेगी। उनको लैंग्वेज वैंग्वेज वो कुछ नहीं देखते, वो उठाते हैं पेपर, वो बना देते हैं। उनमें तुम 5 स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद बोलेंगे ऑल सही है, हमने कुछ नहीं छेड़ा इसमें। कहे तू कैसा आदमी है? ये वही आदमी कर सकता है जिसने एफर्ट ही नहीं डाला क्वेश्चन बनाने में। जो 5 स्टेटमेंट बैठ बैठ के एकदम मोती की तरह पिरो पिरो के लिखेगा ना, उसको खुजली होगी हाथ में। ये मैं एक बेसिक, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनमें ऑल क्यों सही हो जाता है, नन क्यों कम सही। कोचिंग में हाँ बहुत हाँ ज्यादा सर, होता है नन, ऐसे ही मिलेगा हुआ ही सर। नहीं। नन मिलेगा मैंने ही नहीं, 125 में एक नन है, 2 नन है। हाँ मैंने सर एक ऐसी स्टेटमेंट देखी, वहाँ पे सब में 1 1 आ रहा था, तो मैंने वो बी वाला काट दिया। तो मैं सोचा कि इनमें से कोई एक गलत होगा, 2 और 3 में से। तो मतलब लास्ट वाला सब गलत, उसमें से जो बाकी सारे करेक्ट दिए हुए हैं उसमें से एक तो गलत होगा ही कम से कम, तो वो मार्क नहीं करूंगा। लेकिन सर वही ठीक था लास्ट में। अरे वो उसमें नहीं लगता, उसमें टेक्निक नहीं लगेगी, टेक्निक बस पीवाईक्यू पे लगेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ लास्ट वीक के मंडे ट्यूसडे वेंसडे में से 2024 और 23 करके जाना, क्योंकि तुम्हें उस जोन में आना बहुत ज़रूरी है। इस लैंग्वेज से हटोगे, हमारी टेक्निक्स लास्ट वीक में करोगे और फिर उसी माइंडसेट से पेपर में घुस जाओ। बस यही है। और जो मैं बोल रहा हूँ, जो थोड़े बहुत टिप्स तुम लोगों ने कहीं कहीं इधर उधर स्क्रिबल किए होंगे, वो देख लेना कि ठीक है यार, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, थोड़ा बहुत। और बस उसी जोन में घुस जाओ। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है हिमेश कि ये फालतू में उनके चक्कर में मत पड़ना। उसका जो पर्पस है वो अलग पर्पस है, उसके लिए तुम पेपर दो, वो सही है। ठीक है। सर अगर जैसे, अगर किसी को लगता है कि रिवीजन उसकी कम है, तो उसको रिवीजन कर लेनी चाहिए दोबारा। मतलब ऐसे उससे मुझे इस फील आ चीज़ रहा है वो की, पेपर देके। नहीं नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कर लो कर लो कर लो। तुम्हें लग रहा है कर ठीक है। लो, इसमें ऐसा क्या है? मतलब देखो टाइम बहुत है, पता, मैं पर्सनली एक बंदे को ये अपने दिमाग से निकाल दो कि पेपर सर पे आ गया है। ये सब रिलेटिव टर्म है, सब रिलेटिव है। मैं पर्सनली एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने प्रिसाइजली 2 घंटा 30 मिनट तैयारी की है लास्ट ईयर। उसने बाकी के लिए पेपर, उसके वो मेंस लिख रहा था बेसिकली लास्ट ईयर। 2 घंटा 30 मिनट उसने तैयारी की है सीएपीएफ के लिए, और उसको टेक्निक्स वगैरह आती थी। वो इस बार टॉप 50 में है। ठीक है, ये एग्जाम कितना पास है तुम्हारे, ये एक रिलेटिव टर्म है। वो 2 घंटा 30 मिनट नहीं करता, उसके 30-40 नंबर कम आए होते हैं।
उससे ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकता था उसका, वो मतलब वो थोड़ा बिल्ड हो गया था वो चीज़ें ओवर द ईयर्स। बट ये सबके लिए रिलेटिव चीज़ है, वो 2 घंटे में बहुत कुछ कर गया, उसको पता था कि एग्जैक्टली क्या करना है, तो ये सबके लिए रिलेटिव है। लोग 1 हफ्ता पढ़ के भी निकालते हैं, लोग 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में तो पूरा सिलेबस 3 बार लोग खत्म कर देंगे। मैं खुद कर जाऊंगा यार 3 बार, 2-3 बार क्यों नहीं होगा। अगर तुम उस उतनी बार तुम कर चुके हो, मतलब मेरे इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, उसके जो पेज जहां से हम फ्लिप करते हैं ना, जो लास्ट में राइट हैंड पे जो कॉर्नर होता है पेज का, वो पतला हो गया है एज कंपेयर टू द थिकनेस ऑफ बाकी का पेज। उसको इतना बार फ्लिप किया गया, उतनी बार उसको रिवाइज किया गया है। अब मेरे को तुम इकोनॉमिक्स दोगे, मैं एंटायर इकोनॉमिक्स कर सकता हूँ 6 घंटे में, या 5-6 घंटे में, एंटायर इकोनॉमिक्स। तो वो, अब वो तुम उस पे हो तो कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है कर लो, क्या दिक्कत है। ये सब रिलेटिव टर्म है, इसके लिए घबराओ मत कि एग्जाम पास आ रहा है, कुछ नहीं। तुम्हें लग रहा है दूर है तो बहुत दूर है, चिल मारो कर लो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके फाइन, थैंक यू देन। सो ठीक है, ये सेशन खत्म करते हैं, मस्त जाओ पढ़ो वढ़ो। ओके, ये लास्ट में मैं यार यही बोलूँगा, ये जो 2 हफ्ते हैं, ये मैं हर बार ही बोल रहा हूँ बट ये सुन लेना। हाँ, एग्जाम के प्रोसेस की ये खूबसूरती है कि सबसे क्रूशियल टाइम वो होता है जो लास्ट का होता है। सो सबसे क्रूशियल मंथ कौन सा है? जुलाई। सबसे क्रूशियल वीक कौन सा है? लास्ट वाला। सो सबसे क्रूशियल फोर्टनाइट कौन सा है? अब जो आएगा। तो अब के 2 हफ्ते जेन्युइनली बहुत क्रूशियल हैं। इसकी एक वजह ये है कि अब तुम जिस भी सब्जेक्ट को जो भी रिवाइज करोगे वो लास्ट है। सेकेंड रीडिंग अब तो नहीं लग रही किसी की भी, अब जो भी करोगे लास्ट है, इसलिए मैं रट्टे पे फोकस कर रहा हूँ कि अब वो हो गया। अब इस उम्मीद में नहीं बैठना कि इस बार देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं आ रहा है, यही है लास्ट, दिस इज द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसमें जी अब जी। इसको किया क्या जाए? 70-80-90 आवर वीक खींचो, जितना खींच सकते हो। कोई लिमिट नहीं है इसमें, ये मत मानना कि मैं 8 घंटे दे रहा हूँ दैट्स इट, नहीं यार, वो जितना खींच लो कोई इशू नहीं है। खींचो उसको पूरा अच्छे से करो, और इसमें जेन्युइनली खींचो 80-90 आवर, अगर कोई 90 प्लस जा सकता है जाओ वहाँ पे। ये 2 वीक तमीज से करो, और इसमें तुम्हारी बेसिकली एक और चीज़ होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी किक इन होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि तुम्हारा देखा हुआ तुम्हें एग्जाम में याद आएगा। अब वो टाइम स्टार्ट हो गया है कि तुम्हारी आंखों का देखा हुआ वहां एग्जाम में याद आ जाएगा, तुमको नहीं याद आएगा बट वो हल्का सा सबकॉन्शियस फेंक के मारेगा कि मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है कि सी हमने देखा है इसका आंसर। सो ये अब वो शुरू हो गया है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो। ठीक है, थक जाओ हमारी वीडियोस देख लो। सो उसको ऐसे गैप्स को फिल करो, खाली नहीं बैठना है, ऐसे करके उसको पूरा एक अच्छा सा टाइम टेबल बना के रखो। ओके एंड, सो ठीक है, पहले पंकज का डाउट ले लेते हैं फिर। ओके पंकज। सर एक और चेक बुक, सॉरी। चैट बॉक्स में देख लीजिए। ओके फाइन फाइन फाइन, चैट बॉक्स। सर इस मोमेंट में नींद बहुत ज़्यादा। ओके, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यार मैं तो ये बोलूँगा सो जाओ। कितना ही सो लोगे भाई साहब, मतलब कितना सो लोगे। कुछ नहीं हो रहा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सो जाओ। नहीं तो फिर अलार्म लगा लो, मतलब क्या बोलूँ इसमें मैं तो सो जाता था, इतना कुछ नहीं है, चिल मारो, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। सो जाओ इस ये, क्योंकि यार अब ना, और ये होगा, ये जेनुइनली एक इशू है, ये सो जाओ वाली दिक्कत ना अभी बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि तुम रट्टा जब ज़्यादा मारोगे तो ब्रेन थकेगा ज़्यादा, वो जल्दी जल्दी ब्रेक्स मांगेगा। और मैंने क्या कहा है, 3.5 घंटा पढ़ना है। अब वो फिर वो बोलेगा भाई 3.5 घंटा तूने मुझसे रटवाया है या वीडियो दिखवाई है, चेयर से तूने मुझे उठाया नहीं है, चूस के रख दिया है तूने मेरे को, अब मैं सीधा सोऊंगा। जाओ और सो जाओ, कोई इशू नहीं है, छोटे छोटे पावर नैप ले लो, और क्या, मैं वो ये लिया जा सकता है लास्ट के एंड के टाइम में। ये मैंने अपना खुद, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मैं 7-8 लीटर पानी पी जाता था दिन में, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा पानी मांगता है। और दूसरा, मैं पावर नैप्स बहुत ज़्यादा लेता था। सो मैं दिन में ऐसे एक बार में कंटिन्यूस ऐसे 5 घंटा सो रहा हूँ या 6 घंटा, और फिर मैं दिन में 3 बार नैप ले रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी सुबह 7 बजे पहुँच गया हूँ, रात में 10 बजे घर आया हूँ, इस बीच में मैं 2 या 3 नैप ले रहा हूँ, 25 मिनट 20 मिनट इस टाइप के। क्योंकि दिमाग बार बार थक रहा है, तुम उसको बार बार कह रहे हो पीक पे जा, और फिर मैं तुझे ब्रेक दूंगा, पीक पे जा फिर मैं ब्रेक दूंगा, तो वो बार बार तुम उससे शॉर्ट स्प्रिंट्स लगवा रहे हो।
सो ये होगा, सो दैट्स फाइन, कर लो इसको, मैनेज करो, बाकी ये सबके साथ ही होगा। या एक ये लास्ट चीज़ है कि इस टाइम पे जो मैं 70 80 90 आवर वाला वीक बोल रहा हूँ, उसका एक और पर्पस है कि एग्ज़ाम के बाद ना एक वो कई बार ये दिमाग में रह जाता है, वो काश वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि काश ये कर लिया होता, ये नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है कि कुड आई हैव डन मोर, कुछ और अलग किया जाए, हाँ ये तो हमेशा होगा। कुड आई हैव डन मोर, कुड आई हैव मतलब पुट इन 2 आवर 3 आवर मोर, या कुछ और एक्स्ट्रा कर, हाँ काश मैंने कुछ कर लिया हो, काश मैंने वो कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया, ये नहीं होना चाहिए इस पॉइंट पे कि। तो ये वो टाइम है जहाँ पे तुम्हें इंश्योर कर सकते हो कि बाद में वो काश ना आए। बाकी ठीक है, बाकी तो देखो ठीक है, फिर वो क्या रिजल्ट आएगा वो तो हमेशा हिला हुआ होता है, कभी किसी को नहीं पता होता है। जितने टॉपर्स की जर्नी उठा के देखोगे तो ऐसी है, और सबका रोलर कोस्टर राइड ही चल रहा है। बट काश नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कोई भी इशू आए ग्रुप पे बात करेंगे फिर, एंड यू कैन लीव द मीटिंग नाउ। गुड लक, बाय।